वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। वंस अगेन आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के एक बहुत ही बेसिक चैप्टर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, हलवा चैप्टर। आज हम लोग जो है एक बहुत ही हलवे चैप्टर को पढ़ेंगे, दैट इज आवर एनवायरमेंट। तो ये चैप्टर जो है आपका बहुत इजी चैप्टर है। आप लोग 8th और 9th में इसको पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इजी है तो हम लोग बड़े आसानी से यहाँ मार्क्स को गेन कर सकते हैं। क्यों भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैप्टर का नेम क्या है, दैट इज आवर एनवायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये समझते हैं कि एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनिए कि हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं और जितनी भी नॉन लिविंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, उन सब का जो टोटल होता है, उन सब का कलेक्शन जो है क्या कहलाता है, आपका एनवायरमेंट कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि लिविंग फैक्टर्स, कुछ लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं और कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कुछ नॉन लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, है ना। तो हमारे अर्थ में कुछ लिविंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। अब इन सब का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका एनवायरमेंट कहलाता है। तो अब हम लोग जो है इकोसिस्टम की बात करते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। तो आप लोगों ने एनवायरमेंट में अभी क्या पढ़ा था कि कुछ लिविंग फैक्टर्स होंगे और कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स होंगे। तो इन लिविंग फैक्टर्स का नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ एक इंटरेक्शन और कनेक्शन किसी भी पर्टिकुलर एरिया में क्या कहलाता है, आपका इकोसिस्टम कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स का एक इंटरेक्शन, एक कनेक्शन क्या कहलाता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अराउंड इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग खुद सोचो कि अगर एक दिन विंड ना हो, भाई विंड क्या है, ये लिविंग थिंग तो नहीं है ना, ये तो नॉन लिविंग है। अगर एक दिन हवा ना चले तो हम लोग कैसे सांस लेंगे। एक दिन अगर आपका सन ना निकले तो हम लोग तो बर्फ से जम जाएंगे, इतनी ठंडी पड़ जाएगी, ठीक है। एक दिन अगर हमको पानी ना मिले, पानी क्या है, आपका नॉन लिविंग थिंग है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि सारी नॉन लिविंग थिंग्स हमारी लिविंग थिंग्स के साथ क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। और इनका कनेक्शन जो है किसी भी एरिया के अराउंड क्या फॉर्म करता है, एक इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। जैसा कि आप लोग देखते हो भाई, बहुत लोग हो आप लोग, कोई बैट बॉल खेलता होगा, कोई फुटबॉल खेलता होगा, कोई वॉलीबॉल खेलता होगा। आप लोग अपने लेवल पे देख लो भाई, आप भी तो किसी ना किसी चीज के साथ इंटरेक्टेड हो। जैसे कि आपका बैट बॉल, आप बैट मान लो, खेलने जाते हो, बैट लेके जाते हो, क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो क्या है, इंटरेक्शन है कि नहीं आपका उसके साथ। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी अगर एक दिन हवा ना चले, एक दिन आपको ऑक्सीजन गैस ना मिले, आपकी डेथ हो जाएगी। तो लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम जो है ये आपका जनरली दो तरीके का होता है। एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है और दूसरा आपका मैन मेड इकोसिस्टम होता है। अगर हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि जो नेचर के द्वारा क्रिएट होगा वो नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे कि आपका डेजर्ट हो गया, आपका सी हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, आपके नेचुरल इकोसिस्टम में। देख रहे हो कितना इजी चैप्टर है। हम लोगों को क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझना है। इसी तरीके से आपका मैन मेड इकोसिस्टम होता है। अब मैन मेड का मतलब ही आप लोग समझ जाओ, जिनको ह्यूमन बींग्स क्रिएट करें। तो ऐसा इकोसिस्टम जो हमारे ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन मेड इकोसिस्टम। इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका एक्वेरियम आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या कहते हैं, आपके गार्डन आ जाएंगे,
है ना, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारे ह्यूमन बींग्स जो है क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका मैन मेड इकोसिस्टम कहलाता है। क्लियर हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो हमारा जो इकोसिस्टम है इसके पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं। एक्चुअल में हमारा इकोसिस्टम जो है ये अपने पास दो कंपोनेंट्स को रखता है। पहला क्या होता है हमारा, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे इकोसिस्टम में मेनली क्या प्रेजेंट है, एक लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है और एक नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है कि नहीं भाई, अभी हम लोगों ने देखा। तो एक्चुअल में अगर हम लोग इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के कंपोनेंट्स होंगे। एक आपका बायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा जिसमें हमारी सारी लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें हमारा क्या आएगा, जितने भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएंगी। तो यहां से हम लोगों ने क्या देख लिया कि आपका इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है और हमारे इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोग जो है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। मींस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि जिस तरीके से वो खाने को खाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोग जो है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब ये कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, तो ये जो है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके या कीमोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जितने भी आपके प्लांट्स हैं और सम बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, ये अपने फूड को क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग जो है कंज्यूमर्स को देख लेते हैं। तो कंज्यूमर्स आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कभी भी अपने आप जो है खुद से फूड को प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो आपके कंज्यूमर्स क्या हो जाएंगे, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जो अपने आप से अपने फूड को प्रिपेयर नहीं करेंगे और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होंगे फूड के लिए। अब कंज्यूमर्स भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस। तो ये जो हर्बीवोरस टाइप्स एनिमल्स होते हैं ये सारे आपके ग्रीन प्लांट को इंटेक करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग कार्निवोरस की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स की मीट और फ्लेश को क्या करते हैं, एज ए फूड की तरीके से ऑब्टेन करते हैं। अगर हम लोग ओमनीवोरस की बात करें तो ये सब आप पढ़ते आए हो। तो ओमनीवोरस टाइप एनिमल्स आपके कैसे होते हैं, जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को एज ए फूड की तरीके से ऑब्टेन करें। तो अब हम लोग जो है डिकम्पोजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी से और जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऑर्गेनिक वेस्ट से फूड को ऑब्टेन करते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म हमारे क्या कहलाते हैं, वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं या फिर सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं कि ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी से फूड को ऑब्टेन करें या जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऑर्गेनिक वेस्ट से अपने फूड को ऑब्टेन करें, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म हमारे डिकम्पोजर्स कहलाते हैं और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारी इन्वायरमेंट के लिए आखिर डिकम्पोजर्स इतने यूजफुल क्यों हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पॉइंट को देखें कि जितने भी हमारे डिकम्पोजर्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपके क्लीनर्स की तरीके से काम करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे स्वीपर आते हैं, सफाई करने वाले आते हैं, वो क्या करते हैं,
आपके स्कूल को, आपके घर को या रोड को क्या करते हैं, साफ करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे जितनी भी डेड बॉडीज हैं, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको खा लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक क्लीनर की तरीके से ही तो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इनका ये हो गया। अब सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करें, अब जब ये इतनी सारी चीजों को, जितनी भी डेड बॉडीज है और जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, इनको जब फूड की तरीके से ऑब्टेन कर लेते हैं तो सोचो ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में ये बहुत सारा स्पेस को जो है हमारे लिए बचा रहे हैं। ठीक है, तो दे प्रोवाइड स्पेस एंड एरिया। एक्चुअल में ये सभी क्या कर रहे हैं, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं ये हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक बेटर और क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक बेटर और क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म हैं वो बड़े आसानी से जो है अर्थ में रह सके। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो आपका ये जो डिकम्पोजर वाला टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके एग्जाम में यहां से एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजर्स एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्लियर हुआ आप लोगों को। देखिए आपका चैप्टर बहुत इजी है और मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से हर एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब यहां से हम लोग जो है फूड चेन और फूड वेब के बारे में बात कर लेते हैं कि फूड चेन क्या होती है। तो फूड चेन की अगर हम लोग बात करें तो फूड चेन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ईट करता है। किसके लिए ईट करता है, एनर्जी के लिए ईट करता है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के ट्रांसफर के लिए ईट करे तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो प्रोसेस हमारी फूड चेन कहलाती है। ठीक है, अब एनर्जी कहां से आएगी, तो एनर्जी आपकी फूड से आएगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए, फूड के लिए क्या करे, ईट करे, जहां से उसको क्या मिले, एनर्जी मिले, तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, वो प्रोसेस आपकी फूड चेन कहलाती है। अब यहां से हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए ग्रास को इंसेक्ट ने ईट किया, इस इंसेक्ट को फ्रॉग ने ईट किया, अब इस फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया और इस स्नेक को हमारी ईगल भी खा सकती है। खा सकती है कि नहीं खा सकती है। तो देखिए यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म ने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किस लिए खाया, एनर्जी के लिए खाया। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, फूड चेन कहलाती है। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब इस फूड चेन में हमारे हार्डली जो है 4 से 5 जो है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो इट कंटेन्स अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे 4 से 5 जो है हमारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ ये जो है हमारी जो फूड चेन होती है ये फूड वेब का एक हिस्सा होती है। हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी फूड चेन जब मिल जाती हैं तो वो क्या करती हैं, वो हमारे फूड वेब को बनाती हैं। तो ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग समझ गए कि फूड चेन क्या होती है।